5, 4, 3, 2. नमस्कार साथियों, सैनिक स्कूल किशनपुरा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 10th चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, हैलोजन व्युत्पन्न। तो आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के 10th चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में अपन अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आएंगे। जैसा कि अपन ने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है, हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ने से पहले एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक, जिसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले अपने को हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे कि हैलोजन व्युत्पन्न कैसे इसको अपन डिफाइन करेंगे, कैसे इसके बारे में वर्गीकरण करेंगे, कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट में इसका बेसिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम से विदित हो रहा है, इसमें दो शब्द हैं आपको दिख रहे हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन मीन्स कार्बन। तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है या जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको अपन सामूहिक रूप से बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन जो कि अपनी आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसका पहला सदस्य हाइड्रोजन है, और कार्बन जो कि इसका परमाणु क्रमांक 6 पर आता है, कार्बन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मूलभूत एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि लगभग जितने भी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सारे के सारे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती। हैलोजन व्युत्पन्न टॉपिक पढ़ने से पहले अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में डेफिनेशन के साथ साथ इसका अपन एक थोड़ा सा वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा नहीं होगी उससे पहले अपन इसका हैलोजन व्युत्पन्न वाला टॉपिक अपन ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। ओके, तो ठीक है, वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन में मैं पहले बेसिक इसकी 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में अपन देखते हैं, ये कार्बन जो एलिमेंट है जिसकी संयोजकता 4 होती है। 4 संयोजकता का मतलब कार्बन परमाणु जो है अन्य तत्वों के साथ में अधिकतम 4 बंध बना सकता है, और किसी भी तत्व की अन्य तत्वों के साथ अधिकतम बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब अगर कोई कार्बन एटम जो है अन्य किसी एलिमेंट के साथ में जुड़ता है या अन्य कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ता है, तो इस बात को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु से अन्य 4 एलिमेंट अगर अपन जोड़ना चाहिए, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर मैं इस बात को जैसे इस कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ में जोड़ रहे हैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4, और इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4। मीन्स कार्बन जो है वो अपनी 4 जो वैलेंसी है, संयोजकता जो 4 है, वो कंप्लीटली इस तरह से पूर्ण करता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में जो बंध अपने को नजर आ रहा है एकल बंध है, इसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक मीन्स इस बंध को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का काम में आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का काम में आ रहा है। सहसंयोजक बंध केमिस्ट्री में बोलते हैं। अगर इस बंध को अपन एक दूसरा नाम और देना चाहें तो कार्बन कार्बन के बीच जब एकल बंध होता है तो इसको अपन सिग्मा बंध भी कहते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच, केमिस्ट्री का बेसिक आधार लेके चल रहे हैं अपन पहले, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध उपस्थित है तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन बोल देंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन बोल देंगे। तो ये तो बात होगी, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित हो उसको अपन एल्केन बोल देंगे। अगर मैं इसी श्रृंखला को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल जैसे
CH3 CH2 CH3। इसमें अपन देख रहे हैं, इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। चलो अब देख रहे हैं इसमें इस कंपाउंड के अंदर अपन देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या है 3, 1 2 3। अब प्रत्येक कार्बन के बीच देखिए अपने को देखना है कि दोनों कार्बन के बीच बंध किस प्रकार का है। तो यहाँ दिख रहा है एकल बंध है, और अभी मैंने जैसे ही आपको बताया कि इस एकल बंध को सहसंयोजक बंध या इसका एक अन्य नाम जिसको अपन सिग्मा बंध भी बोलते हैं। इस कार्बन के बीच भी एकल बंध है। तो ऑल ओवर बात यह है कि कार्बन में एक महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है श्रृंखलन प्रवृत्ति का, और ये कार्बन जो है श्रृंखला बनाने में, और वो श्रृंखला सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, बंद श्रृंखला भी हो सकती है, और बंद श्रृंखला के साथ में सीधी श्रृंखला भी हो सकती है। इस तरह से इसमें एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से कार्बन चैन जो है वो 2 3 4 5 आगे काफी कितनी भी कार्बन परमाणु की श्रृंखला हो सकती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध जो होगा, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एल्केन बोल देंगे। अब नेक्स्ट इसका दूसरा फैक्टर पे बात करते हैं अपन। देखिए अब मैं बात करूंगा कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड उपस्थित हो, फॉर एग्जांपल जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने लिखी है, यहां पर दोनों कार्बन, इसकी संयुक्त में पूरी कर रहा हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बन जो है अपनी वैलेंसी यहां 1 2 3 और 4, और ये भी 1 2 3 और 4। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि दोनों कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मीन्स क्या हुआ, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध उपस्थित हो, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन बोलेंगे एल्कीन। फिर इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो एकल बंध होगा तो उसको अपन ने दूसरा नाम दिया था सिग्मा बंध। और यदि अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध उपस्थित हो तो इसको अपन एक जो सहसंयोजक बंध है इसको अपन बोलेंगे एक को सिग्मा बंध, और दूसरा जो सहसंयोजक बंध है इसको बोलेंगे अपन पाई बंध। तो पहचान दो तरीके से कर सकते हैं अपन, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बंध या एकल बंध उपस्थित हो उसको अपन एल्केन बोलेंगे, और अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध प्रेजेंट हो तो उसको अपन एल्कीन बोलेंगे। और द्विबंध का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। तो ये बात होगी सेकंड इसकी एल्केन, और फिर उसके बाद में एल्केन। तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो होता है नंबर 3 पे एल्काइन। तो मैं इसका एक आपको एक उदाहरण लेता हूं। ये एल्काइन का पहला सदस्य है। पहले अपने को ये देखना होगा कि इसको एल्काइन अपन ने क्यों बोला। देखिए यहां पर अपने को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 4 हो रही है। इस कार्बन की देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए दोनों कार्बन परमाणु के बीच में किस प्रकार का बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है। त्रिबंध का मीन्स ये हुआ अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन ने कार्बन कार्बन के बीच अगर त्रिबंध उपस्थित हो तो त्रिबंध में जो बंध उपस्थित हैं ऊपर और नीचे वाला दोनों बंध, इसको अपन बोलेंगे ये पाई बंध, ये पाई बंध, और बीच वाला जो बंध है इसको बोलेंगे सिग्मा बंध। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच अगर त्रिबंध उपस्थित है तो उसमें 2 पाई बंध होंगे और 1 सिग्मा बंध उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन बोलेंगे एल्काइन। तो इस तरह से हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर को पढ़ने से पहले हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक जो नॉलेज है इसके बारे में अपने चर्चा की। एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवा देता हूं। देखो स्टार्ट करते हैं इसमें थोड़ा सा अपन। तो सबसे पहले देखो अपन ने क्या किया, एल्केन के बारे में चर्चा की, और एल्केन की पहचान कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध उपस्थित है इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोल देंगे, एल्केन बोल देंगे। और एकल बंध की पहचान, एकल बंध को अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच क्या बंध होगा, सिग्मा बंध उपस्थित होगा, एक सिग्मा बंध होगा।
फिर उसके बाद में बात की अपने सेकंड नंबर पे एल्कीन की। इसकी क्या पहचान हुई? अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध उपस्थित हो तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल देंगे? एल्कीन बोल देंगे। और द्विबंध का मतलब क्या हुआ आपने समझा अभी? एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ गया एल्काइन। और एल्काइन की पहचान क्या हुई? देखिए, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर त्रिबंध उपस्थित हो, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अपन बोलेंगे एल्काइन। और त्रिबंध का मतलब अभी अपन ने बात की है, त्रिबंध का मीन्स ये हो गया कि दो तो पाई बंध होंगे और एक सिग्मा बंध उपस्थित होगा। तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इसकी अपन इस तरह से पहचान कर सकते हैं। सिंगल बंध होगा तो एल्केन होगा, द्विबंध होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित होगा तो एल्काइन अपन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ये तो बात होगी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध की उपस्थिति के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखते हैं अपन। जैसे मैंने भी आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पहचानने की थोड़ी सी बातें बताई, उसी के आधार पर जैसे मैं एक बार दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूं उसका। ये मैंने एल्केन, ये लिख दिया मैंने एल्कीन, और नंबर 3 पे मैंने लिखा एल्काइन। पहचान तो अपन कर चुके हैं पहले ही, दोनों कार्बन के बीच एकल बंध है तो एल्केन हो गया, द्विबंध है तो एल्कीन, और त्रिबंध है तो एल्काइन। अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो सबसे पहली चीज तो आपको हमेशा ये याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर दोनों कार्बन के बीच एकल बंध है तो इस आधार पे अपन इसके संकरण, हाइब्रिडाइजेशन की भी पहचान कर सकते हैं। संकरण की बात कर रहा हूं, ये बेसिक नॉलेज है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इस बात को अपन दोबारा से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि दोनों कार्बन के बीच अगर एकल बंध उपस्थित है, इस प्रकार के कार्बन का संकरण जो होगा वो होगा sp3 संकरण। अगर ये कार्बन sp3 है तो ये कार्बन भी कैसा होगा? sp3 संकरित अवस्था में होगा। अगर मैं बात करूं एल्कीन की, देखिए ये दो कार्बन परमाणु हैं, दोनों कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध दिख रहा है अपने को, इसका मतलब एल्कीन है। तो संकरण की बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध उपस्थित है तो दोनों ही कार्बन का संकरण जो होगा वो sp2 संकरण होगा। ये कार्बन sp2 में है तो ये कार्बन कौन सी अवस्था में होगा? sp2 संकरित अवस्था में होगा। इसके बाद चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट 3, तीसरे नंबर का हाइड्रोकार्बन एल्काइन। तो एल्काइन में अपन देख रहे हैं दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन में हमेशा याद रखना है इस कार्बन का संकरण जो होगा वो होगा sp संकरण, और ये कार्बन sp संकरित अवस्था में है तो ये कार्बन भी होगा sp संकरण। तो ये बड़ी याद रखने वाली बात है कि हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो वह कार्बन जो होगा वो sp3 संकरित अवस्था में होगा, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है, इस प्रकार के कार्बन का संकरण जो होगा वो sp2 होगा, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसका संकरण sp संकरण होगा। ये कुछ बेसिक बातें हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की अपन ने। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं हैलोजन व्युत्पन्न पे, क्योंकि अपने को पता है कि हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने को थोड़ा सा पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा की, इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में चर्चा की, क्योंकि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी 11th क्लास की कुछ बातें जो कई बार अपने माइंड से निकल जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने रिकॉल किया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसके मूल टॉपिक पे आते हैं हैलोजन व्युत्पन्न पे। चलो देखिए हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें शब्द आ रहा है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन आवर्त सारणी में अपन ने पढ़ी 11th क्लास में। आवर्त सारणी में आपकी 4 वर्गों में बटी हुई है, S, P, D और F। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे,
हैलोजन एलिमेंट या हैलोजन तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के पी ब्लॉक तत्वों की कैटेगरी में आते हैं और पी ब्लॉक के वर्ग 17 के एलिमेंट होते हैं हैलोजन एलिमेंट, जो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ग 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ग 17 में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिनको अपन हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं, इस आयोडीन एलिमेंट के नीचे एक एलिमेंट और आता है जिसको बोलते हैं एटी, एस्टाटीन। होता वर्ग 17 का एलिमेंट है एस्टाटीन भी, लेकिन इसको हैलोजन एलिमेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन एस्टाटीन जो है, इसके काफ़ी गुण जो होते हैं वो इन गुणों से समानता रखते हैं और इसके कुछ गुण जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। इसलिए इस एलिमेंट को, एस्टाटीन को जो है, इसको हैलोजन एलिमेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। इनका परमाणु क्रमांक शायद आपको पता होगा, 9, 17, 35, 53 एंड 85। तो ये अपने 4 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि वर्ग 17 के एलिमेंट हैं, अर्थात ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक की कैटेगरी में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एलिमेंट आते हैं। और इनकी अगर पहचान की बात करें तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक विद्युत ऋणता, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा इधर से, यानी ये सर्वाधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट है फ्लोरीन। अपन पढ़ रहे हैं तो ये तो बात होगी हैलोजन तत्वों की। हैलोजन व्युत्पन्न, तो हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा की बात करें, परिभाषा देखिए ध्यान से समझेंगे अपन। हैलोजन व्युत्पन्न बनेंगे कैसे? अपन ने इससे पहले बात की है हाइड्रोकार्बन के बारे में, और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित हो तो एल्केन बोल देंगे, द्विबंध उपस्थित हो तो एल्कीन बोल देंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो एल्केन बोल देंगे। ठीक है, अब बात करें हैलोजन व्युत्पन्न की। तो हैलोजन व्युत्पन्न में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हैलोजन व्युत्पन्न में पहला तो अपन ये देखेंगे इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग कि वे यौगिक या वे कंपाउंड जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन, माना कि एल्केन का पहला सदस्य है मेथेन, ये एल्केन का पहला सदस्य है जिसको अपन नाम बोलते हैं मेथेन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर किसी हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां से अगर कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ दूं, जितने भी हैलोजन परमाणु हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको अपन X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन परमाणु को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? X के द्वारा। तो यहां पर मैं कार्बन, हाइड्रोकार्बन के किसी भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो इस प्रकार के बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। एक बार इसकी दोबारा से परिभाषा सुन लेते हैं कि वे यौगिक जिनमें किसी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक जो हैं वो क्या कहलाएंगे? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। और X किसको रिप्रेजेंट करता है? हैलोजन परमाणु को। और X मीन्स क्या हो सकता है? X की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इसी तरह से अपन देखिए इसका एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। परिभाषा की बात करें अपन तो मैं जैसे लिख दूं, एल्केन का दूसरा सदस्य है CH3 जिसको अपन बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपन देख रहे हैं
परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके अगर क्लोरीन जोड़ दूं तो इस प्रकार ये जो यौगिक आपको प्राप्त हुआ है इसको अपन बोल देंगे हैलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? हैलोजन व्युत्पन्न बोल देंगे। तो ये तो बात थी इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन के साथ साथ अगर मैं इसके सामान्य सूत्र की बात करूं, देखिए हैलोजन व्युत्पन्न के सामान्य सूत्र की बात करते हैं अपन। देखिए सामान्य सूत्र, हैलोजन व्युत्पन्न का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x। कार्बन n की वैल्यू की बात करेंगे, यहां n जो है n बराबर 1 2 3 4 जैसे अपन वैसे वैसे आगे संख्या बढ़ा सकते हैं। n का मान जो होगा वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5। तो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, तो इसको अपन अगर n की वैल्यू पुट अप करें, जैसे मैं लेता हूं n बराबर 1, तो कार्बन की संख्या n बराबर 1 लिया तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन 2, n का मान 1 + 1x, तो इसको सोल्व करेंगे अपन 2 × 1 2 + 3x, तो क्या हो जाएगा CH3x। ये हो गया हैलोजन का पहला सदस्य। इस तरह से अपन एक एग्जांपल और लेके देख सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर अगर मैं लूं n बराबर 2, ठीक है। देखिए कार्बन n का मान, तो यहाँ 2H2 × 1 + 1x, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए C2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी n का मान 2 लिया है तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 + 5 और ये x। ये हो गया हैलोजन व्युत्पन्न का दूसरा सदस्य। तो ऑल ओवर बात यह है कि n की वैल्यू जैसे जैसे अपन 1 2 3 4 जैसे जैसे अपन लेते जाएंगे वैसे वैसे हैलोजन के आगे के सदस्य अपन कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये तो बात होगी आपके हैलोजन व्युत्पन्न के सामान्य सूत्र की। तो याद रखें CnH2n+1x, और x की बात अपन पहले कर चुके हैं। x की जगह हैलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो चलो साथियों, अब बात करते हैं अपन इसके आगे की पॉइंट पर। अब बात करेंगे अपन हैलोजन व्युत्पन्न के वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के 2 आधार हैं। पहले मैं आधार ले रहा हूं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। देखिए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जैसे कि अपन ने बात किया, परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए। अब ये कह रहा है कि साहब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन इसको कितने भागों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं, पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एल्केन का पहला सदस्य
कि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अपने हेलोजन के द्वारा कर दिया, तो यहां पर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है। इस बात को मैं 2 नंबर पे अगर मैं 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दूं, और नंबर 3 मैं तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हेलोजन के द्वारा करवा दूं, तो क्या हो जाएगा CH3। समझ रहे मेरी बात को? इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये था मेथेन, ओके, 4 हाइड्रोजन है, मैंने 1 हेलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन के स्थान पे अपने क्या जोड़ दिया, हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलोजन हेलोजन, और यहां पर इसी बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हेलोजन हेलोजन और हेलोजन। ठीक है, तो एल्केन का पहला सदस्य मेथेन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एक हेलोजन परमाणु के द्वारा किया गया। इस प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न को बोलेंगे मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, यानी किसी एक हेलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया गया हो, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। यहां पर अपन देख रहे हैं एल्केन के या किसी भी हाइड्रोकार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर 2 हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए, इसको बोलेंगे डाई हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। और नंबर 3, तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर किसी 3 हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए, इसको बोल देंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। इसकी एक कैटेगरी अपन और कर सकते हैं, कौन से वाली, कि अगर 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए, तो इस प्रकार के यौगिक को अपन कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, उन्हें बोलेंगे अपन पॉली हेलोजन व्युत्पन्न। क्या बोल देंगे? पॉली हेलोजन व्युत्पन्न। तो इस तरह से जनरली अपन यहां पर अपने 3 ही की बात करेंगे, मोनो, डाई एंड ट्राई। चलो इसका अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट, कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे CH3 CH2X, नंबर 2 CH3 CH X2, और नंबर 3 CH3 CX3। तो कार्बन की संख्या में वृद्धि करने से इसके वर्गीकरण में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? डाई हेलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। और इसको भी अपन क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। और अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 3 से ज्यादा हो, अर्थात 3 से अधिक हेलोजन परमाणु के द्वारा अगर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाए, तो इस प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोल देंगे? पॉली हेलोजन व्युत्पन्न बोल देंगे। तो ये था इसका पहला वर्गीकरण। किस बेस पे था? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। चलो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी स्टूडेंट्स को थोड़ी टिपिकल लगती है, लेकिन जो टॉपिक आप डेली पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को उसी दिन अगर आपने क्लियर कर लिया, तो मेरे ख्याल से कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर आज की चीज, पढ़ी हुई चीज को आपने छोड़ दिया, तो वो चीज अगले डे पे अगर जाएगी, तो वो चीज आपके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितने की सेम डे अगर आप उसको वापस रिवाइज करते हो। तो आपको ध्यान रखें, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, कोई सा भी हो, हमेशा रिवीजन मांगता है। बार बार उसके टच में रहोगे, बार बार उसको अभ्यास करते रहोगे, तो हमेशा आप उसके टच में रहोगे, तो आपको उसका काफ़ी बेसिक मजबूत हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं अपन वर्गीकरण का। पहला अपन ने पॉइंट पढ़ लिया, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अपन ने 4 टाइप पढ़े। कौन कौन से? मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न,
ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न और पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, अगर मैं इसके थोड़े से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जो अपन ने अभी वर्गीकरण किया है। देखिए, एक्स की जगह मैं रख रहा हूं हैलोजन एलिमेंट कौन सा, क्लोरीन। सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, तो यहां पर अब की बार अपन ने पर्टिकुलर हैलोजन एलिमेंट कौन सा रख दिया, क्लोरीन रख दिया। तो इस कार्बन पे कितने हैलोजन परमाणु, एक परमाणु है। एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करके एक क्लोरीन परमाणु जोड़ दिया, कौन सी कैटेगरी में आएगा, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। अभी अपन इनके नामकरण की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी इनके वर्गीकरण की बात कर रहा हूं, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अभी इनका नाम क्या होगा, नाम नहीं बता रहे आप, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हैलोजन व्युत्पन्न के अभी अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात करें। वर्गीकरण के बाद में अपन इस पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे, कौन से पे, नोमेनक्लेचर, उसमें आपको सारी चीजें अपन क्लियर कर लेंगे। तो सेकंड में देख रहे हैं दो क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, जिसको बोल देंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। और तीसरा, तीन क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसको बोल देंगे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, और चौथा अपन ने बात की थी कि अगर तीन से अधिक हैलोजन परमाणु अगर प्रतिस्थापन करते हैं तो बनने वाले को क्या कहलाएंगे, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। तो यहां पर अपन इन तीन ही कैटेगरी की बात करते हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई। साथ ही ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया आपको, क्योंकि जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, पहले अपने एक कार्बन वाले एल्केन का प्रतिस्थापन करवा के अपन एग्जांपल लिए, अब मैंने 3 कार्बन कर दिए, तो कार्बन की संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कार्बन की संख्या से श्रृंखला चाहे कितनी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन वही कैटेगरी अपन इस तरह से डिवाइडेड करेंगे, इसको मोनो हैलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे, 2 होंगे तो डाई बोल देंगे, और 3 होंगे ट्राई बोल देंगे, और 3 से ज्यादा अगर हैलोजन व्युत्पन्न होंगे तो उनको अपन क्या बोल देंगे, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण का आधार है यानी हैलोजन परमाणु जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कि अपन ने अभी बात की है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्केन का पहला सदस्य मेथेन। अपन ने बात की थी, इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके हैलोजन अपने जोड़ दिया, तो अपन ने ये लिखा था, यहां पर मैं X की जगह क्लोरीन ले रहा हूं, ये अपन ने बना लिया। अपन वर्गीकरण कर रहे हैं हैलोजन परमाणु के से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके आधार पर वर्गीकरण की बात अपन कर रहे हैं। तो देखिए, यहां तो क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ उससे अन्य कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां पर शुरुआत करने अपन मैं इसके वर्गीकरण की बात करता हूं। तो हैलोजन परमाणु के से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर इसको अपन 3 भागों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, नंबर 2 द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और नंबर 3
तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैंने, शायद आपको सब नया लग रहा होगा, एल्किल हैलाइड। इसका एक अन्य नाम और होता है, इसको बोलते हैं, इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। एक ही बात है दोनों, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। किसके रूप है दोनों? हैलोजन व्युत्पन्न के रूप है। तो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। कितने भागों में इसको डिवाइडेड किया गया है? 3 वर्गों में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्केन। नंबर 2 द्वितीयक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक हेलो एल्केन। और नंबर 3 तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। इन 3 कैटेगरी में इसको डिवाइडेड किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं तीनों की अलग अलग एग्जाम्पल की बात करूंगा, ध्यान से देखिए। नंबर 1, सबसे पहला प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात करूंगा। प्राथमिक एल्किल हैलाइड के मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं। देखिए, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले अपन बात करें प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये देखो, ठीक है। अब देखिए, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे उस कार्बन से अन्य कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर अपने को ध्यान देना है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है सिर्फ कि ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वो उसकी कैटेगरी निर्धारित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहां देख लो, ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी बॉन्डिंग एक ही कार्बन कर रहा है। इसमें ये कंफ्यूजन मत नहीं होना कि सर इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे नहीं, इससे बॉन्डिंग कौन कर रहा है? ये कार्बन कर रहा है, मतलब एक ही कार्बन कर रहा है, इसीलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। नंबर 3 में देखिए, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे अगला कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार कुछ स्टूडेंट करते हैं कि इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो तुरंत उसको बोल के देख करके बोलते हैं कि सर ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, कार्बन की डिग्री पहचानने का बड़ा सबसे आसान तरीका, इसको डिग्री के रूप में डिनोट करते हैं, डिग्री। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन से एल्किल हैलाइड होंगे? देखिए, वे यौगिक या वे हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री को निर्धारित करते हैं। तो अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा होगा? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये क्लोरीन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगले कार्बन से एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको अपन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको देख रहे अपने को इसकी डिग्री के बारे में बात करनी है, इसके वर्गीकरण के बारे में बात करनी है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में अपने देख लिए 3 एग्जांपल। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देखिए, द्वितीयक एल्किल हैलाइड अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोल सकते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको बोल सकते हैं, यानी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड।
तो इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। सेकेंड, थर्ड, देखिए जैसा कि अपन ने पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड में देखा, ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में भी अपन इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। देखिए यहां पर क्लोरीन हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अपने को देखना कैसे, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो इससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, तो इस ये कौन सा हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया। कौन सा हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या द्वितीयक हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक हेलो एल्केन। यहां देखिए ये हैलोजन एलिमेंट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब इससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 2। अब यहां पर आप इसमें देख के कंफ्यूजन नहीं होना आपको, इस तरह आपने यहां पर C2H5 जोड़ रखा है, अगर इसको अपन खोल के लिखेंगे तो इस बात को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखिए CH3 CH2, ये लो, तो वही बात आ गई, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उससे अन्य कितने कार्बन हो गए, 1 और 2, तो इसका मतलब कौन सी डिग्री हुई, 2 डिग्री, या द्वितीयक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक हेलो एल्केन। तीसरे एग्जांपल में देखिए यहां पर ये क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अब की बार मैंने दोनों जगह C2H5 जोड़ दिया, अगर इस बात को हम थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3 CH2 और यहां पर CH, यहां CH2 CH3 और यहां Cl, दिख रहा है, मैं यहां लिख देता। चलो देखो हैलोजन परमाणु क्लोरीन इस कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 2, इसका मतलब कौन सी डिग्री हुई, 2 डिग्री हो गई। तो इस तरीके से इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। काफी बार राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में इस प्रकार की डिग्री के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अक्सर स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं कि डिग्री के बारे में उनसे पूछा जाता है, तो हमेशा डिग्री जब भी पूछी जाए आपसे, तो डिग्री में सबसे मेन फैक्टर यही होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अन्य कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, वो उसकी डिग्री को डिफाइन करता है, उस डिग्री को परिभाषित करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब बात करेंगे नंबर 3 पे, तृतीयक एल्किल हैलाइड। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपन ने दो से पहले एक्सप्लेन कर लिया अपन ने, प्राथमिक एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और नंबर 3 पे है तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखिए मैं इसके कुछ एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद में इसको अपन सॉल्व करते हैं। CH3 CH3 CH3, यहां पर हैलोजन में क्लोरीन जोड़ रहा हूं। नंबर 2 CH3 C2H5 CH3 Cl, और नंबर 3 C2H5 CH3 C2H5 और Cl। देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अगर उस कार्बन की अपने को डिग्री पहचाननी है, तो डिग्री पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या करना अपने को,
कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अन्य कार्बन परमाणु की संख्या को अपन कैलकुलेट करेंगे, भाई कितने कार्बन इससे जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सा तरीका है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3। अगर 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो कौन सी डिग्री हुई, 3 डिग्री, और 3 डिग्री का मीन्स क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसका एक नाम मैंने आपको और बताया था, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको तृतीयक हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। सेम यही चीज अपन यहां देखने को मिलेगी। देखिए क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अन्य कार्बन की संख्या 1 2 एंड 3। इसके बारे में पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं कि आपको कार्बन यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर मैंने C2H5 जोड़ दिया है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि C2H5 को जैसे आप खोल के लिखोगे तो वही स्थिति आएगी, कैसे वाली, खोल के लिख सकते हैं उसको अपन CH2 एंड CH3, तो वही हो गया। खोल के देखो, कैलकुलेट करके देखो, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन है, इसका मतलब कौन सी डिग्री हो गई, 3 डिग्री। और नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो क्लोरीन, तो 1 2 एंड 3, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ये भी कौन सी डिग्री हो गई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। तो ये अपन ने हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी वरीयता के आधार पर अपने 3 प्रकार के वर्गीकरण अपने पढ़े हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। अब अपन ने जो वर्गीकरण अपन ने किया है उन सभी वर्गीकरण का एक बार अपन रिवाइज करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कि क्या अपन उसको पहचान पाते हैं या नहीं। आप स्वयं भी इसका स्वयं मूल्यांकन आप कर सकते हो, पढ़ने के बाद में आप बुक में या काफ़ी आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, उन एग्जाम्पल को आप बिना देखे सॉल्व करो कि कौन सा एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, या कौन सा मोनो हेलोजन उत्पन्न है, कौन सा डाई हेलोजन है, कौन सा ट्राई हेलोजन उत्पन्न होगा। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं अपन। पहले मैं बात करूँगा डिग्री के आधार पर वर्गीकरण की, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मिक्सिंग लिख रहा हूँ। देखिए नंबर 2, चार नंबर, पांच नंबर, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, ये लो। अब देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं। यहां पर मैंने हेलोजन परमाणु फ्लोरीन जुड़ा है, तो डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री सिंपल सी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उससे अन्य कार्बन कैलकुलेट करो, 1 एंड 2, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, 2 डिग्री, मीन्स द्वितीयक एल्किल हैलाइड। मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूं, अभी अपन इनके नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ वर्गीकरण की बातें हो रही हैं। कुछ स्टूडेंट दिमाग में ना लाएं कि सर इनके नाम नहीं बता रहे हैं। इससे अगला पॉइंट जो अपना आएगा वो आएगा इसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण का, उसमें सारी चीज़ें अपन दोबारा से नामकरण की बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ अपन वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। नंबर 3 में क्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन से अगला कार्बन है ये वाला, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अब गौर करने वाली बात है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट अक्सर बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें डिग्री आपको बतानी होती है तो फटाफट देख करके देखते हैं इस क्लोरीन से ये कार्बन जुड़ा और इससे
1 2 3 और 4 जुड़े हुए हैं, मतलब वो जल्दबाजी में उसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बताते हैं, और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया उस पर ध्यान देना। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अब इस कार्बन से सीधा सिर्फ यही कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कार्बन कौन सा डिग्री है, तो ये कार्बन होगा 1 डिग्री, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कार्बन कौन सा डिग्री है, ये कार्बन कौन सा होगा 3 डिग्री, और आपसे पूछा जाए कि एल्किल हैलाइड किस प्रकार का है, तो आपको ये बताना होगा ये कौन सा किस प्रकार का एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ओके, चलो, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। नंबर 4, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, काउंट कर लो 1 और 2, 2 कार्बन है, कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और नंबर 5, इसमें देखो अब की बार मैंने थोड़ी सी कार्बन चेन को बढ़ा दिया। क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, अब इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी एक ही कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, और इस अगले कार्बन से फिर 3 कार्बन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो आप याद रखें इस बात को, इस कार्बन का बॉन्डिंग सिर्फ इस कार्बन से है, इन अगले कार्बन से इनका कोई रिलेशन नहीं होता, याद रखें। तो इसलिए डिग्री में इसका कोई रिलेशन नहीं होता, तो याद रखें इस कार्बन से अगला कार्बन एक ही है, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस प्रकार के यौगिक में, इस एल्किल हैलाइड में कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री कार्बन परमाणु हैं, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल अलग से बता रहा हूं, वो किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से आपको बताना है। और ये लास्ट, अब इसमें देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अन्य कोई कार्बन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल आए जिसमें हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे आगे कोई अन्य कार्बन नहीं हो, तो इस प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हैलो एल्केन की कैटेगरी में आते हैं, याद रखें। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, अब एक लास्ट, इसमें आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपको कोई एग्जांपल देकर उसमें पूछ लिया जाए कि उपरोक्त दिए गए यौगिक में कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, जिसमें देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में अपने को ये बताना है कि इस यौगिक में, चलो मैंने हैलोजन नहीं जोड़ा, ये जोड़ देता हूं, ये लो। अब इसमें अपने को ये देखना है कि कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री इसमें कार्बन परमाणु प्रेजेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो पहले तो इसकी मैं डिग्री बता दूं आपको, इस पूरे यौगिक की डिग्री क्या होगी, किस प्रकार का ये यौगिक होगा। तो सिंपल सी बात है, ये हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ उससे अन्य कार्बन एक ही है, तो वह तो कंप्लीटली यौगिक जो है ये तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। कौन सी डिग्री में आएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर आपसे पूछे कि इस यौगिक में कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, तो इसको अपन कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। देखिए, यहां से शुरू करते हैं। यहां देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, 1 डिग्री। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 1 और 2, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, तो इसकी कौन सी डिग्री होगी, 2 डिग्री। बड़ी मजेदार और याद रखने वाली बात है,
इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी कौन सी डिग्री होगी, 2 डिग्री। फिर उसके बाद नंबर 4 पे चल रहे हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1, 2 एंड 3, तो इस कार्बन की कौन सी डिग्री होगी, 3 डिग्री। और लास्ट इस कार्बन से कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसकी कौन सी डिग्री होगी, 4 डिग्री। अब आप बोलोगे सर 4 डिग्री तो आपने हमें बताई नहीं, मीन्स अगर किसी भी कार्बन परमाणु से अन्य कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, अगर एक जुड़ा हुआ 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए हैं 2 डिग्री, अगर 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री, और अगर उसके 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो 4 डिग्री। तो टोटल इसमें कैलकुलेट करें तो कितने 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 और 2, ये 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है। तो काउंट करो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 डिग्री कितने कार्बन परमाणु है, 5 है। 2 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखिए 1, 2, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो कितने हुए, 2 डिग्री कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 कार्बन है, और 3 डिग्री कितने हैं, देखिए 3 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या हो जाएगी ओनली 1, एक ही है 3 डिग्री, और 4 डिग्री भी क्या है, एक ही कार्बन परमाणु है। तो इस तरीके से इस कंप्लीट इस हेलो एल्केन में टोटल कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो कौन कौन सी डिग्री वाली है, तो 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, 2 डिग्री 2 है, 3 डिग्री 1 है, और 4 डिग्री भी 1 है। और ये कंप्लीटली ये कौन सा है, ये कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो साथियों मैंने आपसे कहा था कि आज अपन चर्चा कर रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में। तो हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में अपने डेफिनेशन के बारे में बात की, इसके सामान्य सूत्र वगैरह के बारे में बात की, इसके पहले अपन ने जो बेसिक जो चीज़ें थी हाइड्रोकार्बन के बारे में उसके बारे में चर्चा की, और इसके बाद में अपन ने इसके क्लासिफिकेशन 2 आधार पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया, और फिर लास्ट में अपन ने एग्जाम्पल वगैरह। तो इसमें अब इससे अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे अगला टॉपिक अपन ले लेंगे नामकरण, तो हैलोजन व्युत्पन्न के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी लोग, जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डर लगता है, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको इसकी कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको आसानी से पढ़नी है बिल्कुल, और फिर उसके बाद में बॉटम से टॉप की ओर अपन चलेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले धीरे धीरे सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे अपन चैप्टर आगे चलते जाएंगे, जो टिपिकलता आती जाएगी वैसे वैसे अपन उनको सोल्व करते जाएंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे सैनिक कैरियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई चीज़ अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई इसमें सजेशन आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।